नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सुधीर पुरेकर। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि विल, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सक्सेशन सर्टिफिकेट, हियरशिप सर्टिफिकेट क्या है और ये सब कहाँ मिलती है। तो चलो शुरू करने से पहले हम लोग इसके इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी विल बनाने से पहले हमको देखना चाहिए कि ये सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है या इनसे पहले भी विल बना चुका है या विल रजिस्टर किया हुआ है या एंसेस्टर प्रॉपर्टी को विल किया हुआ है या गिफ्टेड प्रॉपर्टी को विल किया हुआ है। ये सब कानूनी प्रावधानों के बावजूद भी विल बनता है तो चैलेंज हो जाता है। जनरली मेरे पास ऐसे भी क्वेरी आती है कि माताजी पिताजी ने बच्चों को नॉमिनेशन कर दिया है लेकिन विल नहीं बनाया है। तो ऐसे भी बातें होती है कि माँ बाप ने उनको एसोसिएट मेंबर बना दिया है सोसाइटी में लेकिन विल नहीं बना दिया। तो सोसाइटी उनके नाम पर शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र नहीं करती है। सोसाइटी कहती है कि या तो प्रोवाइड बना के लेके आओ या तो विल सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के लेके आओ या तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बना के लेके आओ। तो ये इसके बारे में कानूनी प्रावधान क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। हमको प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की क्या जरूरत है। इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 213 में ये प्रावधान है कि कोई भी विल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है जब तक उस पर प्रोबेट ना मिले। तो प्रोबेट आपको कोर्ट में ही अप्लाई करना पड़ता है और सेक्शन 2131 में आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो सेक्शन 2132 में ऐसा लिखा है कि मोहम्मदन क्रिश्चियन इनको ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं है ये लॉ, लेकिन हिंदू सिख पारसी जैन इनको सक्सेशन लॉ एप्लीकेबल है। सेक्शन 232 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में कहा है कि माइनर को या एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट नहीं मिल सकता है। शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर कर दूं कि ये लीगल प्रोविजन है और मैं आपको लीगल प्रोविजन आपको हिंदी भाषा में समझा देता हूँ। इंग्लिश में मैंने इसके प्रोविजन दिए हैं पीपीटी फॉर्मेट में क्योंकि आपको उसको डाउनलोड कर सके आप और आप उसके अपने अपने काम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जबकि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर प्रैक्टिस शुरू की है तो मैंने कोर्ट में बहुत सारे अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ और ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया हुआ है। कोर्ट की क्या पावर है आपको पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट है वो 1889 का था और वो रिपील हो चुका है। ये बिफोर इंडिपेंडेंस था और लेकिन इसके जो जो प्रावधान है वो नोटिफिकेशन डेटेड 25 अक्टूबर 1890 की वजह से ये इन फोर्स है क्योंकि सेक्शन 24 ऑफ जनरल कॉलेजेस एक्ट में इसको इन्फोर्सेबल कर दिया है और बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 2 के अनुसार कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सिविल कोर्ट जनरल डिवीजन या सीनियर डिवीजन सक्सेशन के बारे में एप्लीकेशन एंटरटेन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद में सभी देश में सभी जिलों में जिला कोड बन गया है, लेकिन प्रायर टू इंडिपेंडेंस अपने देश में बम्बई दिल्ली कलकत्ता मद्रास में हाई कोर्ट थे तो इन्हीं जगह में सक्सेशन की पावर थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिस्ट्रिक्ट जजेस के पावर दी है। तो हाई कोर्ट ने इसके लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट के 265 का इन्वोक किया हुआ है और बॉम्बे सिविल कोर्ट एक्ट का 28A भी इन्वोक किया है कि इसके अनुसार जिला कोर्टों को भी न्यायालयों को भी इनको पावर है। बॉम्बे रेगुलेशन एक्ट में
आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए या प्रोबेट के लिए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने के अंदर आपको इन्वेंट्री कोर्ट को सबमिट करनी पड़ती है, या तो कोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद 1 साल के अंदर आपको इसको ट्रू एंड फेथफुल अकाउंट देना पड़ता है। ये सब करने के लिए सेक्शन 291 में कोर्ट को पावर है कि आपका इंक्वायरी इसका लगाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोबेट क्या है। सेक्शन 2F है इंडियन सक्सेशन एक्ट का। इसमें हर विल को आपको प्रोबेट करना जरूरी है और ये प्रोबेट आपको कोर्ट में ही मिलता है। तो उसको इस प्रोबेट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए सेक्शन 276 के अंदर प्रावधान है, लेकिन हम लोग या ये जो पीपीटी बनाए बॉम्बे से बनाते हैं, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ओरिजिनल साइड रूल नंबर 374 के अनुसार आपको इसमें एप्लीकेशन करना पड़ता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया में सेक्शन 276 एप्लीकेबल है, बॉम्बे के लिए भी सेक्शन 276 एप्लीकेबल है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्म नंबर 97 है एप्लीकेशन का, और साथ में आपको विल लगाना जरूरी है। अगर विल इंग्लिश में नहीं है या गुजराती, हिंदी, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज में है अदर देन इंग्लिश, तो आपको ऑफिशियल ट्रांसलेशन उसको लगाना पड़ता है। लेकिन आपको एप्लीकेशन सबमिट करते समय ही आपको ओरिजिनल विल ऑफिस कोर्ट के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, और ओरिजिनल विल जो है वो आपके सेल्फ कस्टडी में जाता है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कोर्ट उसे उसके ऑथेंटिसिटी और एग्जामिनेशन करती है। तो एप्लीकेशन के साथ में आपको इन्वेंट्री देना पड़ता है, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी देना पड़ता है, वकालतनामा देना पड़ता है। अगर आप इन पर्सन है तो आपको पर्सनल अपीयरेंस देना पड़ता है, और इसमें एग्जीक्यूटर ओथ देना पड़ता है, फॉर्म नंबर 101 ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल। फॉर्मेट्स दिए हुए हैं हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड के बुक के अंदर। मैंने यहाँ इस स्लाइड में नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें दिखा दूँ तो स्लाइड बड़ी लंबी चौड़ी बन जाएगी। आप ओरिजिनल साइड रूल बुक देख सकते हैं और उसके फॉर्मेट के अनुसार आप एग्जीक्यूटर ओथ दे सकते हैं। इसके साथ में आपको अटेस्टिंग विटनेस देना पड़ता है फॉर्म नंबर 102 के अनुसार, और स्टेट ड्यूटी का रिटर्न देना पड़ता है, क्योंकि आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है इसकी जेन्युइननेस उस वेरीफाई हो जाती है। इसके अलावा आपको एक शेड्यूल्स देने पड़ते हैं, जो आपको एप्लीकेबल शेड्यूल होता है 98, 99 और 100 फॉर्म्स के अनुसार जो जो एप्लीकेबल है वो आपको देने पड़ते हैं। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सेक्शन 234 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट में के अनुसार अगर विल में एग्जीक्यूटर किसी को अपॉइंट नहीं किया है तो आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको ध्यान में आया होगा कि प्रोबेट कब एप्लीकेशन करना पड़ता है। प्रोबेट जिस सिविल में एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया होता है उस सिविल के लिए आपको प्रोबेट एप्लीकेशन करना पड़ता है, और जिस सिविल में एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं करते हैं किया हुआ है, या तो ऐसे स्थिति में आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन करना पड़ता है सेक्शन 234 में। बॉम्बे के लिए हम लोग अगर देखें तो बॉम्बे में हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल नंबर 375 के अनुसार आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है फॉर्म नंबर 105 में। मैंने प्रोबेट के बारे में बोला कि साथ में आपको कॉपी ऑफ विल देना पड़ता है, और ओरिजिनल विल जो होता है वो जाता है सेल्फ कस्टडी में। साथ में शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी देनी पड़ती है, एसेट्स लायबिलिटी देनी पड़ती है, वकालतनामा देना पड़ता है, या वकालतनामा नहीं है तो पर्सनल अपीयरेंस देना पड़ता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर ओथ देनी पड़ती है फॉर्म नंबर 106 में। आपने देखा होगा पहले के साइड में कि फॉर्म 105 में एग्जीक्यूटर ओथ होती है, जो कि एग्जीक्यूटर अपॉइंट होता है, और इसमें एग्जीक्यूटर अपॉइंट नहीं होने की वजह से आपको एडमिनिस्ट्रेटर ओथ देना पड़ते हैं। और वैसे ही
फॉर्म नंबर 102 के अनुसार आपको अटेस्टिंग विटनेस देना पड़ता है। साथ ही में मैंने कहा था जैसे प्रोबेट एप्लीकेशन के साथ में आपको स्टेट ड्यूटी का रिटर्न देना पड़ता है, और जो जो शेड्यूल एप्लीकेबल है फॉर्म नंबर 98, 99 या 100 कोई भी आपको शेड्यूल उसमें देना पड़ता है। इंटेस्टेड सक्सेशन, अगर अपने प्रॉपर्टी के बारे में कोई विल नहीं बनाता है तो प्रॉपर्टी नेचुरली लीगल हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन लीगल हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले आपको कोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन 278 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट इसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हम लोग बॉम्बे के बारे में बात करेंगे तो बॉम्बे में इसकी प्रावधान है हाई कोर्ट का रूल 376 में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 103 है, सिमिलर होता है, और साथ में आपको उसको एडमिनिस्ट्रेटर देना पड़ता है, क्योंकि आप साथ में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं, जो लीगल एड्स होते हैं वो अपीयरेंस देना पड़ता है या वकालतनामा देना पड़ता है, और उसके साथ में आपको प्रॉपर्टी के कागजात देने पड़ते हैं, जैसे स्टेट ड्यूटी देने पड़ते हैं, रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी देने पड़ते हैं, शेड्यूल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी देने पड़ते हैं, जो फॉर्म नंबर 98, 99 या 100 जो जो आप लोग को एप्लीकेबल है वो। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है? मैंने आपको विल, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में बताया, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट का जो प्रावधान है तो सेक्शन 372, 380, 386 में दिया हुआ है, और सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए आप सक्सेसर है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनारसी दत्ता वर्सेस टिकू दत्ता में ये ऑब्जर्व किया है कि ये इनमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे प्रोविडेंट फंड, बैंक डिपॉजिट, इंश्योरेंस क्लेम, शेयर, लोन, इसके बारे में एप्लीकेबल है, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग प्रूफ टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव राइट परटेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको पता चला होगा कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में है, और जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट वगैरह जो है ये सब मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज के लिए है। एप्लीकेशन फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको कहाँ एप्लीकेशन करना पड़ता है? नेचुरली कोर्ट में सेक्शन 372 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, और बॉम्बे के बारे में हम लोग बात करें तो हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल नंबर 377 के अनुसार आप सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म नंबर 110, और साथ में आपको विल है तो विल, अगर विल नहीं तो आपको पिटिशनर को देनी पड़ती है फॉर्म नंबर 112 में, साथ में अपीयरेंस देना पड़ता है या वकालतनामा देना पड़ता है, कॉपी ऑफ स्टेट ड्यूटी देनी पड़ती है, शेड्यूल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी देनी पड़ती है, और ये जो शेड्यूल है वो फॉर्म नंबर 111 में है। सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए या प्रोबेट के लिए या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको कोर्ट फी भरनी पड़ती है, और मिनिमम कोर्ट फी जो है वो 75,000 रुपये है, और उसके अनुसार आपको 5% एड वैल्यूम टेबल के अनुसार आपको देनी पड़ती है। तो टैक्सिंग मास्टर ने बहुत सारे केसेस में ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर आप शेयर सर्टिफिकेट फ्लैट का ट्रांसफर करना चाहते हैं तो फ्लैट के शेयर सर्टिफिकेट के वैल्यू के अनुसार उसकी वैल्यू होती है, उसके लिए आपको करंट मार्केट वैल्यूएशन की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने आपको जो फॉर्म्स 101, 102, 103, 104, 105, 110 ये सब जो फॉर्म है हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड में, ये सेम और सिमिलर फॉर्म सिविल मैनुअल में भी है, लेकिन उसके फॉर्म नंबर्स है वो अलग अलग है, लेकिन इसमें डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। आप अपने भी केस बना सकते हैं, लेकिन अपनी 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 जो केस है वो सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए। रिवोकेशन और एन्यूलमेंट ऑफ प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सक्सेशन सर्टिफिकेट। इंडियन सक्सेशन एक्ट के 263 के अनुसार अगर आपको प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट दिया है तो
तो जस्ट एंड प्रॉपर कॉज के अनुसार आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट रिवोक हो सकता है। तो क्या क्या जस्ट एंड प्रॉपर कॉजेस? तो अगर डिफेक्टिव प्रोसीडिंग है, या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोबेट आपने फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किया है, या फॉल्स सजेशन दिया लेकर ऑब्टेन किया है, या मिसलीडिंग फैक्ट देके आपने ऑब्टेन किया है, तो वो रिवोक हो सकता है। हियरशिप सर्टिफिकेट क्या है और कहाँ मिलता है? हियरशिप सर्टिफिकेट आप डिसीज के लीगल हियर है ये एक्सप्रेस करता है। हियरशिप सर्टिफिकेट आपको डिसीज के प्रॉपर्टी में राइट टाइटल इंटरेस्ट नहीं देता है। आप हियरशिप सर्टिफिकेट के बेसिस के ऊपर आप अगर टाइटल क्लेम करने जाएंगे या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम पर नहीं हो सकती है। आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या विल प्रोवाइड करना जरूरी है। तो हियरशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपको मंडल तहसीलदार, प्रांत अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर वहां से मिलता है। मुझे बहुत सारे फोन आते हैं कि साहब हमने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया हुआ है और लेकिन सोसाइटी उनका टाइटल हमारे नाम पर नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गिफ्ट डीड भी अगर एग्जीक्यूट किया हुआ है तो एग्जीक्यूटर जो है उसके लाइफ टाइम में अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो सोसाइटी क्रॉस वेरीफाई करके आपका ट्रांसफर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करके आपको शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर गिफ्ट डीड आपको इश्यू हो चुका है लेकिन आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और एग्जीक्यूटर जो है, जो डोनर है, वो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में सोसाइटी आपके नाम पर राइट टाइटल इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकती है। आपको वो गिफ्ट डीड है वो वैलिड, सब्सिस्टिंग एंड बाइंडिंग अपॉन करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। नेचुरली मैंने आपको इसके पहले भी फर्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है कि बहुत सारे क्वेरी आती है कि मेंबर्स जो है अपने बच्चों को नॉमिनल मेंबर बनाते हैं या एसोसिएट मेंबर बनाते हैं, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट उनके नाम पर ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि आपको शेयर ट्रांसफर करना है तो आपको ट्रांसमिशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा या तो ट्रांसफर प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सोसाइटीज में सोसाइटीज एक्ट लागू होता है तो बॉम्बे के लिए मॉडल बायलॉ नंबर 17 के अनुसार आपको ट्रांसफर प्रोसेस या ट्रांसमिशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो नेचुरली मैंने आपके बहुत सारे क्वेरीज का आंसर किया हुआ है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।